कैसे हैं मेरे दोस्त? बढ़िया होंगे, क्योंकि यार 2-3 दिन हो गए। आज क्लास ना किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू भी थे। बट आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, मतलब एक यूनिक टॉपिक है। जिस लेवल से आपने पढ़ रखा होगा ना, उससे मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ अलग नया मिलेगा। इससे पहले पढ़ कुछ भी रखा हो कृषि के बारे में, आप सोच रहे होंगे यार ये कृषि के बारे में क्या नया बता देंगे। चलो कुछ नया कंटेंट देंगे, आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ नया है। देखो, भारत की अगर बात करें तो भारत, अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप ये कहोगे कि भारत एक जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? तो आप कहोगे सर भारत जो है, भारत कृषि प्रधान जो है देश है। ये तो बात हो गई। कई बार ये भी कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है वो क्या है? तो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, मेरुदंड का मतलब पता है आपको क्या होगा? मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी। तो वो क्या है? कृषि ही है। क्या है? कृषि ही है। देश की लगभग आप ये मान लो कि 2/3 कह दो, या मोटे मोटे तौर पे कह दो 60%। और अगर एग्जैक्ट कहोगे तो आप कह सकते हैं कि 54.6% लोग जो हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? कृषि पर निर्भर करते हैं। ठीक है। भारतीय कृषि को जुआ कहा जाता है। भारतीय जो कृषि है, ध्यान रखना, भारतीय कृषि को क्या कहा जाएगा? भारतीय कृषि को मानसूनी जुआ कहा जाएगा। मानसूनी जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम जो हिस्सा है वो भारत की जो कृषि है उसका वो मानसून पर निर्भर करता है। मान लो मानसून अच्छा हुआ तो क्या होगा? खेती अच्छी होगी। अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? खेती अच्छी नहीं होगी। इसलिए मानसूनी जुआ भी जो है इसको क्या है, कहा जाता है। ठीक। और इसमें और क्या है कि अगर देखा जाए कि जैसे हम आज़ाद हुए, अगर आज़ादी की बात करें, स्वतंत्रता की बात करूँ मैं, तो स्वतंत्रता के समय लगभग 56.46% जो हमारी जीडीपी है, अब तो बहुत कम रोल रह गया इसका, कृषि का हमारी जीडीपी में। बट जब हम आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के समय हमारी जो जीडीपी है उस जीडीपी में 56.46% जो रोल था वो केवल केवल किसका था? वो रोल केवल आपका कृषि का था। ठीक है, समझ गए किसका रोल था? वो कृषि का रोल था। इससे एक दो चीज़ और भी कई बार ऐसे बन सकती है कि कृषि का रोल था, तो उससे क्या है कि वर्तमान में लगभग कितना है? तो अगर वर्तमान की अगर बात करें कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में है लगभग 17%। ठीक है, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में लगभग जो है 17% जो है निर्भर है जीडीपी का। जीडीपी का 17% जो है हम किस पर निर्भर करते हैं? कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत से क्वेश्चन और बनता है कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांट रखा है? तो आप ध्यान रखना कि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्या कर रखा है? बांट रखा है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्या है? बांटा है। ये वाली बात जो है आप ध्यान रखना, 15 क्षेत्रों में क्या किया हुआ है? बांटा हुआ। क्लियर हो गई बात भाई? इसके बाद एक चीज़ और है कि अगर पूछा जाए कि भारत में जैसे शुद्ध बोया हुआ जो क्षेत्रफल है, जो कुल भूमि है, तो इस पे एक चीज़ और देखना कि भारत में जो शुद्ध बोया क्षेत्रफल है, बोया हुआ क्षेत्रफल है, तो बोया हुआ जो क्षेत्रफल है वो है आपका 43%। कितना है? 43%। मान लो हमारे यहाँ 100% भूमि है, तो 100% भूमि में शुद्ध ऐसा क्षेत्र है जिस पर 43% हम क्या करते हैं? बुआई करते हैं। मतलब ऐसा है कि वर्ष भर उस पर बुआई होती रहती है। कुछ खेती तो ऐसी होती है जैसे वो साल में एक बार होंगी, बट यहाँ कुछ ऐसा एरिया है जो पूरे साल भर ही वहाँ खेती होती रहती है। तो वो है आपका कुल मिला के कितने परसेंट? 43%। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब आगे चल बढ़ते हैं कि और कृषि से क्या है, कृषि से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अब इससे दो चार चीज़ें और समझते चलना, जैसे हमारी जो कृषि है उस पर, कृषि पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय कृषि पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, भारतीय कृषि पर, भारतीय कृषि पर
किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप करोगे कि एक होते हैं भौतिक कारक। अब आप कहोगे कि सर ये भौतिक कारक जो है ये क्या चीज़ है, अब ये तो समझाया नहीं कभी आपने। तो भौतिक कारक क्या है कि जो जलवायु है, जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी की उर्वरता, तो ये जो है भौगोलिक उच्चावच को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, समझ गए आप क्या हो गया। जैसे आपका क्या हो गया, रेन हो गया। ठीक, इसके बाद ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। और इसके अलावा जो उर्वरता हो गई, जैसे आपका ढाल हो गया और उच्चावच हो गया, उच्चावच। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, भौतिक कारक हैं। नंबर 2 पर अगर देखा जाएगा क्या है, तो एक होता है आपका संस्थागत कारक। क्या होते हैं, संस्थागत कारक। संस्थागत कारक, संस्थागत कारक की अगर बात करें, संस्थागत कारक क्या होते हैं, तो उसमें भूमि सुधार, बिचौलियों के अंत, चकबंदी, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, काश्तकारी सुधार, लगान नियम में सुधार, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कहा जाएगा काश्तकारी कारक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भूमि सुधार इत्यादि। ठीक है, भूमि सुधार और जो है काश्तकारी, जो काश्तकारी सिस्टम था, काश्तकारी सिस्टम उसमें क्या किया, बदलाव किया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये संस्थागत कारक हैं। ठीक है, चकबंदी, हदबंदी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चकबंदी और दूसरा क्या था, हदबंदी, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, संस्थागत कारक है। नंबर 3 पर और क्या आ सकता है, नंबर 3 पर आ सकता है संरचनात्मक कारक। क्या होते हैं, संरचनात्मक, संरचनात्मक कारक। संरचनात्मक कारक की अगर बात करेंगे क्या है, तो इसमें आधुनिकता को बढ़ाने वाली, तकनीकी को बढ़ाने वाले जो वो होते हैं ना उपकरण और विज्ञान की जो पद्धतियाँ होती हैं, उसमें उसको शामिल किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि नई नई तरीके से क्या आ रहे हैं, जैव उर्वरक आ रहे हैं, जैव उर्वरक को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कृषि साख, पर्यावरण अनुकूलन कृषि। ठीक है, ये वाली चीज़ें, कृषि साख, कृषि साख और पर्यावरण अनुकूल कृषि, पर्यावरण अनुकूल कृषि, इन चीज़ों को जो है क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। नंबर 4 पर जो है इसमें और क्या हो सकता है, नंबर 4 पर इसमें हो सकता है आपका राजनीतिक व प्रशासनिक प्रयास। राजनैतिक व प्रशासनिक प्रयास। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयास की अगर बात करेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयास क्या हो सकते हैं, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये प्रयास इस तरह के होंगे कि जैसे हम कह सकते हैं कि राजनीति और प्रशासनिक निर्णयों की प्रतिबद्धता पर जो है, जैसे हम कठिन निर्णय लेने वाले हों इसको, कृषि को लेकर, तो उसको प्रयासों की श्रेणी में रख सकते हैं कि संस्थागत संरचनात्मक कारकों की सफलता काफ़ी हद तक कृषि को गति देने वाली राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जैसे ऋण प्रवाह है, जैसे किसानों को ऋण दिया जा रहा है और भंडारण केंद्र हैं, उनका एक नया सिस्टम, कृषि का मंडी की संरचना का नया सिस्टम, वो सारी चीज़ें अगर आएँ तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा, हम कह सकते हैं कि वो राजनीतिक और प्रशासनिक क्या है, और वो प्रयास है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में ये भी कह सकते हैं कि जैसे कृषि बीमा हो गया। क्या हो गया, कृषि बीमा। तो कृषि बीमा किसका, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयास हो जाएगा। जैसे विपणन और भंडारण केंद्र। ठीक है, विपणन और भंडारण केंद्र जो है, विपणन और भंडारण केंद्र, ये राजनीतिक प्रयासों के अंतर्गत जो हैं चीज़ें आएंगी। ठीक, आगे नंबर 5 पर क्या हो सकता है, नंबर 5 पर और देखते हैं, एक पॉइंट और बना सकते हैं हम कि तकनीकी दक्षता, ये भी तो एक कारक है। तकनीकी दक्षता क्या होती है, तकनीकी दक्षता। अभी जो हाल ही में जो पेपर आएंगे ना, तो कृषि से जब क्वेश्चन आएंगे, तो अभी तुमने और जगह पढ़ रखा होगा भारत की कृषि, कृषि के प्रकार, रबी, खरीफ, जायद, और बस उसको पढ़ा और उसके बाद ख़त्म। बट ऐसा है, सही तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे कि क्या क्वेश्चन है, कैसे करें, क्या है। तो इसको समझते चलना, ये काम की चीज़ें हैं। तकनीकी दक्षता की अगर बात करेंगे, तो तकनीकी दक्षता में क्या है, तो कि वर्तमान में जैसे किसान कॉल सेंटर है, ये ध्यान रखना, किसान कौन से कॉल सेंटर है, तो किसान कॉल सेंटर जो है
वो किसके अंतर्गत आएगा? किसान कॉल सेंटर आपका तकनीकी दक्षता के अंतर्गत आएगा। जैसे ई चौपाल आजकल चर्चा में चल रही है, ई चौपाल सरकार जो है ई चौपाल चलवा रही है, तो वो कौन से कारक के अंतर्गत आएगा? तकनीकी दक्षता के अंतर्गत आएगा। जैसे कृषि प्रशिक्षण की अगर बात करेंगे तो कृषि प्रशिक्षण सरकार जो है वो क्या करवा रही है? गांव-गांव जाकर करवा रही है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आपका किसान की जो तकनीकी दक्षता है उसके अंतर्गत आएगा। जैसे बागवानी का रोपण ऊर्जा संरक्षण के बारे में बता रही है, ठीक है। बागवानी का रोपण के किस तरीके से बाग लगाने चाहिए, बागवानी के रोपण के बारे में बात बता रही है। इसके अलावा ऊर्जा का जो संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताया जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो क्या है, बात चल रही है। ठीक ठीक ठीक, ये क्लियर हो गया। और जैसे एक मोस्ट फैक्टर जो है 6वें नंबर का, ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो आजकल है सस्य गहनता भी जो है चर्चा में चल रहा है। इससे जब आगे चलकर क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा इससे अगली वीडियो में, जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, कृषि और पशुपालन वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तब जाके पता चलेगा आपको कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सस्य गहनता की अगर बात करें, सस्य गहनता क्या होती है? जैसे आप ये समझो, एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई जो फसलें होती हैं ना, उनकी जो बारंबारता होती है उसको जो है सस्य गहनता कहते हैं। जैसे धीरे धीरे भाई जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन थोड़ा ही बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन नहीं बढ़ रही, तो उससे क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी खेती में सस्य गहनता को बढ़ाना पड़ेगा कि एक से ज़्यादा फसल हम उगाएं, साल भर जो है एक ही फसल पर डिपेंडेंसी हमारी ना हो। तो सस्य गहनता जो है उसको लेकर काफ़ी जो है सरकार अब काम कर रही है। तो सस्य गहनता के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए था कि एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या, समझ गए? एक ही खेत में, ऐसे कहना कि एक ही खेत में एक वर्ष में, एक ही खेत में एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या। ये क्या होता है? ये आपका सस्य गहनता होता है। ठीक, समझ में आ गया सस्य गहनता क्या है? और एक सस्यन प्रणाली और है। सस्यन प्रणाली की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है? जैसे जल, सौर विकिरण, इन जैसे कुएं का पानी है उसको किस तरीके से हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं, सौर विकिरण को कैसे यूज कर सकते हैं, वो सस्य प्रणाली है। वो कहीं ना कहीं सस्य गहनता से ही निकल गई है, तो उस पर ज़्यादा तुम्हें ध्यान नहीं देना। ठीक, इससे दो चीज़ और 2-3 फैक्टर ध्यान रखना कि कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से, अगर आपसे ये, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में वाला पॉइंट बताया था, फिर भी बता रहा हूँ, कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से, तीन बड़े देश जो हैं वो कौन से हैं? दृष्टि से तीन बड़े देश जो हैं वो कौन से हैं? तो तीन बड़े देशों की अगर बात करेंगे कौन से हैं, तो तीन बड़े देश जो हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर तो है आपका यूएसए, नंबर 1 पर जो है वो क्या है? यूएसए है। और नंबर 2 पर है आपका इंडिया। और नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो नंबर 3 पर है आपका चाइना। तो ये तीनों हैं, ध्यान रखना। पहले नंबर पर यूएसए। देखो क्षेत्रफल में चाइना बड़ा है, बट चाइना के पास इतनी ज़्यादा भूमि नहीं है कृषि के लिए जितनी भारत पर। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसी में एक पॉइंट और तुम्हें जो है जानना चाहिए कि फसल के बारे में, कि फसलों के वर्गीकरण को कैसे समझेंगे और फसल चक्र क्या होता है, ये क्या है। सबसे पहले तो हम समझेंगे फसल चक्र, फिर समझेंगे फसलों के प्रकार। तो फसल चक्र और समझ लो कि फसल चक्र क्या होता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फसल चक्र लोग अपना ही नहीं रहे। इसीलिए तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? गन्ना पैदा हो रहा है, ऐसी जलवायु में गन्ना पैदा कर रहे हैं जहाँ गन्ने की जलवायु ही नहीं है। भाई, जहाँ गन्ने की जलवायु नहीं है, अगर आप वहाँ ज़बरदस्ती जो है गन्ना पैदा करोगे तो क्या होगा? दिक्कत ही होगी। तो वही समस्या से अब जो है किसान जूझ रहा है। तो फसल चक्र क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसलों को ऐसे क्रम में उगाया जाए जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति जो है उसका मतलब कम से कम जो है उसकी हानि हो, उसको फसल चक्र कहेंगे। तो क्या कहेंगे कि ध्यान से देखते रहे ना, कि किसी एक निश्चित अवधि के अंदर
किसी एक निश्चित अवधि के अंदर, अवधि के अंदर, ठीक है, किसी एक निश्चित अवधि के अंदर क्या करना, फसलों को ऐसे क्रम में उगाना, ठीक है, फसलों को ऐसे क्रम में उगाना, ऐसे क्रम में उगाना, ऐसे क्रम में उगाना जिसमें भूमि की उर्वरकता का, भूमि की उर्वरकता का कम से कम ह्रास हो, कम से कम क्या हो, लॉस हो, ह्रास कह सकते हैं इसको, ह्रास हो, उसे क्या कहेंगे, उसे फसल चक्र कहेंगे। क्या कहेंगे उसको कहेंगे फसल चक्र कहेंगे, ठीक है, ये हो गया फसल चक्र। फसल चक्र में क्या है कि मेन चीज़, एक चीज़ ये वाला नोट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि फसल चक्र में ऐसी फसलों को बोया जाता है जिनकी जड़ कम गहरी हो, ठीक है। फसल चक्र में कम गहरी वाली, कम गहरी जड़ वाली, कम गहरी जड़ वाली फसलें बोई जाती हैं, फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। ये वाली बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें क्या है, कम गहरी जड़ वाली फसलें क्या होंगी, बोई जाती हैं, ठीक है, ये बोई जाती हैं, ठीक है। जैसे अरहर है, गेहूं है, तो अब क्या है कि अरहर के बाद क्या होगा, गेहूं बो देंगे। और जैसे दलहनी है, जैसे इसमें ये समझ लो कि जो कम गहरी वाली जो फसलें होती हैं ना, कम गहरी जड़ वाली जो फसलें होती हैं, उनमें नाइट्रोजन की क्षमता जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एक फसली, दो फसली और बहुफसली जो है वो कृषि को ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि ऐसी कृषि की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं जहाँ बहुफसली हो। बहुफसली का मतलब है कि एक साथ आप एक से अधिक फसल को क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं, ठीक है। तो भारत में 3 तरह की फसलें पाई जा रही हैं, एक फसली, दो फसली और बहुफसली, ठीक है। क्या है, एक फसली, दो फसली और बहुफसली, 3 तरह की फसलें हैं भारत में। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितने तरह की फसलें हैं, तो भारत में 3 तरह की, कृषि की बात नहीं करना मैं कर रहा हूँ फसलों की, 3 तरह की फसलें हैं, 3 तरह की फसलें हैं या फसल है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, एक हो गया एक फसली, एक फसली, ठीक, एक फसली। नंबर 2 पर क्या होगा, दो फसली, ठीक, क्या हो गया, दो फसली। और नंबर 3 पर क्या होगा, नंबर 3 पर होगा बहुफसली, ठीक है। नंबर 3 पर क्या होगा, बहुफसली। तो ये क्या है, इससे हम बता सकते हैं कि 3 तरह की फसलें भारत में बोई जा रही हैं। जैसे इसमें एक और है, फसल चक्र की हम बात कर रहे हैं, तो फसल चक्र के उदाहरण में अगर देखा जाए तो जैसे एक वर्षीय है, अब कहा जाए एक वर्षीय फसल कौन सी है, तो एक वर्षीय में आप कह सकते हैं जैसे आलू, टिंडा, आलू हो गया, टिंडा हो गया, मूली हो गई, ये एक फसली है। और द्विफसली एक होती है एक वर्षीय, एक होती है द्विवर्षीय, ठीक है। द्विवर्षीय भी ध्यान रखना कि 2 वर्ष के लिए बो दी हो। तो जैसे आपकी होगी कपास, कपास जो है द्विवर्षीय फसल है, 2 वर्ष में एक बार बोई जाती है। जैसे हम कह सकते हैं चरी, मटर, ये मतलब वो तो आप एक साल में एक बार भी सकते हो, बट ये इतना अच्छा रिजल्ट देती नहीं है। फिर 3 वर्षीय में क्या होगा, जैसे अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूँ, ये 3 वर्षीय हैं। 3 वर्षीय की अगर बात करूँ मैं, 3 वर्षीय फसल कौन सी है, तो 3 वर्षीय क्या है, मूंग, गन्ना, गेहूँ, मूंग, गन्ना, गेहूँ, हरी खाद, ये वाली जो है ये क्या है, 3 वर्ष में एक बार ये होनी ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारी फसल का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा और खेत में अच्छी तरीके से फसल पैदा नहीं हो सकती, ठीक, समझ पा रहे हैं आप। तो इससे ये वाली चीज़ें हैं। और भारत में फसलों के 3 प्रकार हैं, जैसे रबी, खरीफ, जायद, ठीक है। और कृषि की विधियों पे और बात करेंगे। जैसे पहले तो हम फसलों के प्रकार पे बात कर लेते हैं कि वस्तु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या, तो हम कह रहे हैं कि वस्तुओं के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर क्या करना, फसलों का वर्गीकरण, वस्तुओं के आधार पर फसलों का, फसलों का क्या करना है, वर्गीकरण करना है, ठीक है। फसलों का क्या करना है,
वर्गीकरण, वस्तुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो नंबर 1 पर क्या आ जाएगा इसमें, जैसे तुम्हारी एक होती है रबी, नंबर 2 पर होती है खरीफ, और नंबर 3 पर हो जाएगी आपकी क्या, जायद। ठीक है, क्या हो जाएगी, जायद। रबी की अगर बात करेंगे तो इसको अक्टूबर और नवंबर में क्या किया जाएगा, बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा। और अप्रैल मई में इसको क्या कर लिया जाएगा, काट लेंगे। ठीक है, अप्रैल और मई में इसको जो है क्या कर लेंगे, काट लेंगे। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये शीत की फसलें हो गई। कौन सी वाली फसलें हो गई, ये हो गई शीतकालीन की फसल हो गई। ठीक, और इसके समय मतलब आप ये कह सकते हैं कि बोते समय टेम्परेचर कम चाहिए और काटते समय टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें, इसमें फसल हो सकती है आपकी जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये हो जाएंगी। इसके अलावा खरीफ की बात करेंगे, खरीफ में क्या हो जाएगा, खरीफ की फसलें जो हैं ये क्या हैं, ये जून जुलाई तक बोई जाएंगी। ठीक है, ये मई में कट गई, अप्रैल मई में, तो ये अप्रैल मई में क्या हो गई, अप्रैल मई में क्या हो गई, बोई गई। और उसके बाद अप्रैल मई में बोई जाने के बाद ये सितंबर अक्टूबर में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। सितंबर और अक्टूबर में जो है क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। सितंबर और अक्टूबर में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक, सितंबर अक्टूबर में कट जाएंगी। तो इस फसल में अब आप क्या 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 बोल सकते हैं, तो यार इसमें आपकी तोरैया या आप कह सकते हैं कि तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया। अब कुछ के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि यार तुमने ऐसा टाइम बता दिया कि इसके बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा है, कई बार ऐसे आ सकता है कि जो जायद है ना, जायद की अगर बात करें तो जायद रबी और खरीफ की मध्य फसल है। ठीक है, जायद की बात करेंगे तो ये रबी और खरीफ, रबी और खरीफ के मध्य की फसल है। रबी और खरीफ के मध्य की क्या है, फसल है। ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, इसमें टिंडा वगैरह, वो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, ये होता है इसमें। खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज। ठीक है, खरबूज, तरबूज, ये होता है। ठीक, ये हो गया। तो अब ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी कि रबी जो है रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया आपको, रबी, खरीफ, जायद। अब इसके बाद आगे और क्या बन सकता है, जैसे हम कह सकते हैं कि मेजर फार्मिंग ऑफ मेथड्स क्या है। मेजर फार्मिंग, कृषि की जो विधियां हैं, क्योंकि हमने बात कर रखी थी ना कि कृषि की विधियां हैं, तो क्या क्या नाम होगा उसका, तो उसके बारे में बात करेंगे जब कृषि की विधियां हैं। तो इसमें ये वाला पॉइंट और देख लेते हैं कि कृषि की विधियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है पेपर में। जैसे एक होती है आपकी सब्सिटेंस फार्मिंग होती है, जीविकोपार्जन कृषि क्या होती है। ठीक है, एक होती है क्या, जीविकोपार्जन कृषि, जीविकोपार्जन कृषि। जीविकोपार्जन कृषि क्या होती है, जीविकोपार्जन कृषि की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा कि अधिकतम उपज न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है। इसमें क्या होगा, न्यूनतम तो भूमि होगी, न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है, न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है। ठीक है, क्या होगा इसमें, न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज जो है इससे ली जाएगी। ये वाली बात क्लियर हो गई। मतलब क्या होगा कि जो कृषक होगा वो अपने परिवार के सदस्यों की उदर पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करेगा। मतलब पेट भरने के लिए ये वाली कृषि क्या है, की जाती है। ये क्या है, पेट भरने के लिए कृषि की जाती है, पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए की जाती है, की जाने वाली कृषि है। ठीक है, समझ गए, की जाने वाली कृषि हो गई। ठीक, की जाने वाली कृषि हो गई। और अगर बात करेंगे गहन कृषि, इसको और क्या क्या कहा, इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कह देते हैं। इसे क्या, गहन कृषि
या जीवन निर्वाह कृषि, गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है इसको। ठीक है, समझ गए क्या कहा जाएगा इसको, गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी इसको कहा जाता है। भारत, या ये कह दो विश्व की लगभग आधी जनसंख्या, ये वाली बात ध्यान रखना कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या, विश्व की लगभग आधी जनसंख्या, विश्व की लगभग आधी जनसंख्या जो है वो इस पर निर्भर करती है। आधी जनसंख्या जीविकोपार्जन कृषि करती है। क्या करती है? जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन कृषि करती है, जीविकोपार्जन कृषि करती है। ठीक है बेटा, जब पेपर पे देखोगे ना भी टेस्ट आएगा, जब पता चलेगा तुम्हें कितना तुम्हें पता है कितना नहीं। ठीक, क्लियर हो गया है। इसके बाद एक कृषि और आती है जिसको कहते हैं शिफ्टिंग, शिफ्टिंग क्लूविटेशन कह सकते हैं उसको, या स्थानांतरी कृषि कह सकते हैं उसको। ठीक है, स्थानांतरी, स्थानांतरी कृषि। ठीक है, क्या कह देंगे इसको? स्थानांतरी कृषि कह देंगे इसको। क्लियर हो रही बात? स्थानांतरी कृषि पूरी दुनिया की जो कृषि होती है उस कृषि में सबसे जो पुराना तरीका है वो क्या है? स्थानांतरी कृषि। ठीक है, तो कृषि की सबसे प्राचीन विधि, कृषि की सबसे प्राचीन विधि की अगर बात करें, कृषि की सबसे प्राचीन विधि की अगर बात करें, सबसे प्राचीन विधि क्या है? तो कह दोगे कृषि की सबसे प्राचीन विधि जो है वो स्थानांतरी कृषि। ठीक है, सबसे प्राचीन विधि ये हो गई। इसमें क्या करते हैं कि एक कोई, जैसे कोई भूमि है ये वाली, इस पर कोई इस तरीके से कुछ उबड़ खाबड़ कोई चीज़ थी, ये पेड़ पौधे उगे पड़े थे, तो इसमें क्या करेंगे? इसको साफ़ कर देंगे, साफ़ करके इसको इकसार कर देंगे, फ्लैट कर देंगे। उसके बाद वनस्पति को काट कर जलाकर साफ़ कर देंगे और फिर उस पर कृषि करेंगे। ठीक है, इसे कर्तन दहन प्रणाली या पैड़ा पद्धति भी कहते हैं। इसका जो नाम है ध्यान रखना कि इसे कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली या पैड़ा प्रणाली, पैड़ा प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली या पैड़ा प्रणाली या पद्धति कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको क्या है? ये कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? कुछ वर्षों में अब ऐसा है कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि इससे वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा नष्ट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर अब रोक लगा रही है। होता क्या है, ये ज़्यादातर जो जनजाति वाले जो लोग हैं ना वो एक जगह रहते हैं। एक जगह रहने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई उसको छोड़कर चले जाएंगे और उसके बाद वो दूसरी जगह जो है उसको जो है क्या करेंगे, खेती को करना शुरू कर देंगे। तो पहली वाली तो क्या हो गई, वो भूमि खराब हो गई, वनस्पति वहाँ खराब हो गई। तो उसको लेकर जो है बड़ी परेशानियां हैं। भारत का जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है ना, सेवन सिस्टर वाला, जो असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे एरियो में क्या होगा, ये कृषि की जाती है। तो ध्यान रखना कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में क्या की जाती है? स्थानांतरी कृषि होती है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थानांतरी कृषि होती है, स्थानांतरी कृषि होती है। ठीक, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये वाली चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको क्या कहेंगे, ये वाली बात ध्यान रखना कि उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको क्या कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको कहा जाता है झूम, या इसको कहा जाएगा झूमिंग। ठीक है, क्या कहा जाएगा? झूम या झूमिंग। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, यहाँ क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है देप्पा। क्या कहा जाता है इसको? देप्पा, या बेबर भी कह देते हैं कई बार, बेबर, या इसको डाहिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डाहिया। ये वाला क्वेश्चन आने लायक है। क्या कहा जाएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में
जो स्थानांतरित कृषि है उसको क्या कहा जाएगा, देप्पा, बेबर या ढाइया भी कहा जाएगा। उड़ीसा में क्या कहा जाता है इसको, कोमान या बिंगरा। अगर ओडिशा की बात करेंगे कि ओडिशा में इसको क्या कहा जाता है, तो ओडिशा में इसको कहा जाता है क्या, कोमान। ध्यान रखना, कोमान या कहा जाता है बिंगरा। क्या कहा जाता है इसको, बिंगरा या कोमान कहा जाता है, कोमान या बिंगरा। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, राजस्थान में क्या कहा जाएगा इसको, अगर बात आ रही है किसकी, राजस्थान की, तो राजस्थान में इसको कहा जाएगा वात्रा या वालरे। वात्रा या वालरे कहा जाएगा, वात्रा या वालरे कहा जाएगा। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है पोडू या पेंडा। पोडू या पेंडा कहा जाता है, पोडू या पेंडा कहा जाता है। मेघालय में इसको कहा जाता है बोगमा। मेघालय की अगर बात करेंगे तो मेघालय में क्या कहा जाता है, मेघालय में कहा जाता है बोगमा, बोगमा। ठीक है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की बात करेंगे, क्या हुआ, पश्चिमी घाट, तो ये कहा जाता है कुमारी, कुमारी। इसके अलावा हिमालय में कहा जाता है इसको खिल। जो हिमालय वाला एरिया है ना, तो हिमालय में इसको क्या कहा जाएगा, हिमालय में कहा जाता है इसको खिल। ठीक, क्या कहा जा रहा है, खिल। इसके अलावा मणिपुर की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है पामलू। मणिपुर में, मणिपुर की अगर बात करेंगे तो इसको कहा जाता है क्या, पामलू कहा जाता है, पामलू। और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, वहाँ कहा जाता है दीपा। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, ये वाला क्वेश्चन पीसीएस में आया है एक बार। छत्तीसगढ़ का जो पीसीएस हुआ है उसमें क्या कहा जाता है, पामलू। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपकी झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि के बाद अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि क्या होती है, विस्तृत कृषि की अगर बात करेंगे, विस्तृत कृषि क्या होती है, तो इसको क्या कह देंगे, एग्जेंटिव कल्टीवेशन कह सकते हैं इसको, कल्टीवेशन कह सकते हैं कि एग्जेंटिव कल्टीवेशन, कुछ ऐसा सा। ठीक है। इसमें होता क्या है, भारत में मोस्टली पंजाब वाला जो एरिया है वहाँ की साइड तो ये खेती होती है, क्योंकि वहाँ क्या है, बड़े बड़े खेत हैं। अब और कहीं इस ये वाली खेती भारत में देखने के लिए मिलती नहीं है, हरियाणा पंजाब के आसपास ही है, क्योंकि वहीं है। बड़े बड़े तो क्या होते हैं, जोत होते हैं। इसमें ध्यान रखना कि क्या होंगे, बड़े आकार के तो जोत होते हैं। बड़े आकार के तो क्या हैं, बड़े आकार के तो हैं जोत। क्लियर हो गई बात, बड़े आकार के जोत हैं। और इसके बाद क्या है, दूसरी बात क्या है कि इसमें मानव श्रम भी कम लगेगा। इसमें मानव श्रम जो है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। और दूसरा, इसमें आधुनिक जो उपकरणों से खेती की जाती है, क्या किया जाता है, आधुनिक उपकरणों से खेती की जाती है। ठीक है, आधुनिक उपकरणों से क्या की जाएगी, आधुनिक उपकरणों से खेती इसमें की जाती है। ये वाली बात क्लियर होगी। अमेरिका, रूस, ये जो देश हैं ज़्यादातर ये करते हैं, जैसे यूएसए, रूस, ये हो गया। भारत की अगर बात करेंगे, भारत में कौन करता है, तो भारत में करता है आपका हरियाणा। कौन करेगा, हरियाणा। इसके अलावा और कौन करेगा, हरियाणा के अलावा और कौन करेगा, पंजाब। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, ये करेंगे। ठीक, एक होती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि, बात आए वाणिज्यिक कृषि की। तो ये क्या है कि कृषि निवेश को लाभ में रखकर जो है जो खेती की जाती है उसको वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक कृषि जो है वो बाजार की मांग पर आधारित होती है। बाजार की मांग पर जो है वो क्या होती है, बाजार की मांग पर आधारित होगी। जैसी डिमांड, जिस फसल की डिमांड जो है बाजार में होगी, उसके आधार पर जो है ये कृषि की जाएगी। इसके अलावा उसमें और कोई जो है नई फसलें वगैरह ये नहीं बोएंगे। हरियाणा और पंजाब में जो चावल की जो खेती होती है, और जैसे हरियाणा पंजाब की बात करें तो ये
मानो मैं बता दे रहा हूँ, ये हो गया पंजाब। तो यहाँ जो चावल है, ये चावल पैदा होने वाला तो ज़्यादा है, खाने वाले कम हैं, तो उस आधार पर ये कृषि कैसी हो गई, वाणिज्यिक हो गई। बट इसी वाणिज्यिक कृषि को अगर तुम उड़ीसा की दृष्टिकोण से देखो तो यहाँ क्या है, चावल तो पैदा हो रहा है पर चावल को खाने वाले जो हैं वो तो हैं ज़्यादा, और बोने वाले जो हैं, उगाने वाले जो हैं वो क्या हैं, उगाने वाले हैं कम। तो डिपेंड करता है वो किस क्षेत्र में कौन सी खेती हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी बड़ा असर पड़ेगा कि कौन सी खेती, कौन सी फसल कहाँ हो रही है। तो दृष्टिकोण ये होता है कि बाज़ार की जो डिमांड है, उस डिमांड के आधार पर जो हम खेती कर रहे हैं वो वाली खेती को क्या कहेंगे, वाणिज्यिक कहेंगे। एक होती है बागानी, बागाती या रोपण कृषि, ठीक है। कौन सी, बागानी, बागाती या रोपण कृषि, ठीक है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब तो खैर इसका कई जगह इसका कल्चर कम होता चला जा रहा है, कई जगह इसका कल्चर बढ़ भी रहा है। तो इसमें क्या है कि ये कृषि जो है फार्मों पर की जाती है। ये कृषि अगर पूछा जाए कैसे की जाएगी, तो ये कृषि किस पर की जाएगी, फार्मों पर की जाती है, ठीक है। ये वाली जो कृषि है ये किस पर की जाएगी, ये कृषि फार्मों पर की जाती है, ठीक है। जैसे रबड़, नारियल, काजू, चाय, ये वाली जो फसलें हैं, जैसे क्या क्या, आपका रबर, नारियल, काजू, चाय, ठीक है, केला, इस तरह की, मतलब ऐसे कहो कि एक जगह तुमने बीज बोया, बीज होने के बाद वो पौधा उगने के बाद तुमने उस पौधे को उखाड़ा, फिर वो खेत में लगाया, तो एक जगह से तुमने दूसरी जगह लगाया। तो इस तरह की जो खेती है उसको क्या कहेंगे, बागानी या रोपण कृषि कहेंगे, ठीक है भैया। क्लियर हो गई बात। इसके बाद क्या है कि हम देख रहे हैं कि भारत लगभग 65 प्रजाति जो हैं विश्व में चावल की बड़ी डिमांड है, उसकी लगभग 65 प्रजाति हैं। तो क्या हो रहा है कि भारत भी अब उसी तरह की फसलों को बार बार उगा रहा है। तो वो क्या है कि नई नई तकनीक से फसलें उगाई जा रही हैं, तो उसमें रोपण विधि बढ़ रही है। जैसे पंजाब हरियाणा में पहले चावल रोपण विधि से होता था, अब रोपण विधि से नहीं हो रहा। अब ये है, अब भारत में एक संस्था है जिसका नाम है बोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेला कर दिया कि उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ये तो आपको पता ही है कि वहाँ पर वन जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा जो वन है वहाँ पर केले की नई प्रजाति खोजी, और तो उस प्रजाति में क्या हुआ कि पेड़ जो है वो 11 मीटर ऊंचा हो रहा है। केले का जो औसतन पेड़ है वो 3-4 मीटर ऊंचा होता है ज़्यादा ज़्यादा, वो पेड़ जो है 11 मीटर ऊंचा हो रहा है। और उसका जो फल है, जो केला होता है वो अंदर से निकला है गुलाबी कलर का, लोग, और मीठा भी ज़्यादा है सामान्य केले से, लोग उसको ज़्यादा खा रहे हैं। तो इस तरह अब जो है इसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो भी रहा है। एक और होती है कृषि जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जैविक कृषि, और समझ लो कि जैविक कृषि क्या होती है। ये वाला भी आ सकता है कि जैविक कृषि क्या है। जैविक कृषि की अगर बात करेंगे कि जैविक कृषि किसे कह सकते हैं, तो जैविक कृषि को भी देखो तो ऐसी कृषि मतलब खेती करने की ऐसी पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर माइक्रोबियल का यूज किया जाता है। समझ गए कि उर्वरक के स्थान पर क्या करेंगे, माइक्रोबियल, उर्वरक के स्थान पर माइक्रोबियल का क्या करेंगे, माइक्रोबियल का प्रयोग करेंगे। अब तुम कहोगे यार ये माइक्रोबियल क्या मसला है, माइक्रोबियल तो हमने सुना ही नहीं। दरअसल शैवाल, फंगस, बैक्टीरिया, इनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। माइक्रोबियल, इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे शैवाल हो गया, शैवाल, ठीक है, शैवाल हो जाए, बैक्टीरिया, माइकोराजा बैक्टीरिया, माइकोराजा, ये सारी चीज़ें जो हैं
वो माइक्रोबियल के अंतर्गत आती हैं। तो इनका जब हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो वो कृषि क्या होगी, जैविक कृषि होगी। ठीक है, इसमें कीटनाशक और खरपतवार नाशकों के स्थान पर बायोपेस्टिसाइड का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे बेसिकली बहुत चर्चा में चल रहा है आजकल क्राइसोपा। तो अब तुमसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन आया कि क्राइसोपा क्या है, समझ गए, क्राइसोपा। तो आप कहोगे कि क्राइसोपा एक जो है माइक्रोबियल है। क्या है, माइक्रोबियल है। माइक्रोबियल क्या है कि इसका हम खरपतवार नाशक के रूप में उर्वरक के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। क्या है ये, उर्वरक के स्थान पर, उर्वरक के स्थान पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। उर्वरक के स्थान पर इसका क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। उर्वरक के स्थान पर इसका क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया इतना। तो जैसे और जैविक कृषि में कंपोस्ट खाद भी इसी में आ जाएगा, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मिश्रित फसल, ये सब इसी में आ जाएंगे। और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया भाई, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा समस्या क्या हुई कि जो जैविक कृषि है सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुई है वो तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे अगली, जो अभी तो ये वाली जो क्लास है इसमें तो मुश्किल पड़ पाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये लंबा हो जाएगा। नहीं तो मेरा मन ये था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बता दूं, बट अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं तो उसके बारे में बताऊंगा पहले, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो हरित जो क्रांति आई तो उसके बाद उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ, और उससे क्या हो रहा है कि आदमी बीमार पड़ रहे हैं और पशुओं के स्वास्थ्य पर जो है बीमार। तुमने पहले देखा होगा गाय जो भैंस है उनके गर्भधारण में दिक्कत नहीं आती थी, अब जो है गाय भैंस बकरी इनके गर्भधारण में भी दिक्कत आ रही है। उसका कारण क्या है कि हम जो है उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव जो है खेती पर तो पड़ ही रहा है, कृषि पर तो पड़ ही रहा है, पर्यावरण पर पड़ रहा है, साथ साथ इन जीव जंतु और मानव के स्वास्थ्य पर भी इसका जो है प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, अब हुआ क्या कि जैविक कृषि को शुरू में हमने क्या कर दिया, जब उस समय दिक्कत थी, दिक्कत क्या थी कि भाई चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर सूखा पड़ गया, ये सारी घटनाओं के बाद क्या था, और खाने की समस्याएं आ गई, तो फिर जय जवान जय किसान के नारे के आधार पर जो है चला देश। उसके बाद क्या है कि जब 10वीं पंचवर्षीय योजना आई, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जैविक कृषि को बढ़ाया गया। ठीक है, ध्यान रखना कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जैविक कृषि को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, जैविक कृषि को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया। ठीक, 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया। ठीक, जैविक कृषि की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना एक प्रोग्राम शुरू हुआ था। ध्यान रखना कि राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना, या खेती कह दो, जैविक खेती परियोजना की अगर बात करेंगे तो ये आई थी आपकी 2004। कब आई थी ये, 2004 में शुरू की गई थी। ठीक है, अब ये शुरू किसने की थी, तो ICAR, जो ICAR है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके द्वारा जो है ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक, और विश्व की अगर बात करें, जैसे पूरे विश्व में विश्व स्तर पर जो जैविक कृषि है उसको किसने जो है बढ़ावा दिया, तो एक अल्बर्ट हॉवर्ड था। ठीक है, ध्यान रखना कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अल्बर्ट हॉवर्ड। अल्बर्ट हॉवर्ड, तो अल्बर्ट हॉवर्ड ने क्या किया है, अल्बर्ट हॉवर्ड ने जो है विश्व स्तर पर, इसने क्या किया है, इसने विश्व स्तर पर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया है। इसने जैविक कृषि को क्या किया है, जैविक कृषि को विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया है। ठीक है, ये वाली ध्यान रखना है आपको बात। ठीक, तो जैविक कृषि अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, अब ये भी क्वेश्चन आएगा। तो जैविक कृषि को अपनाने वाला पहला देश, जल्दी बताओ क्या होगा। याद आया कुछ, पोलियो वैक्सीन से, क्यूबा।
क्यूबा जो है दुनिया में सबसे पहले पोलियो मुक्त भी हुआ था, ये वाली बात भी ध्यान रखना। क्या है? क्यूबा है। ठीक। जैविक कृषि के अवयव क्या हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि जैविक कृषि के अवयव क्या हो सकते हैं, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये लिख दी मैंने जैविक कृषि। तो जैविक कृषि के, जैसे कृषि के अवयव पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे किसके अवयव? जैविक कृषि के अवयव। जैविक कृषि के अवयव क्या हो सकते हैं? तो जैविक कृषि के अवयव हो सकते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना चाहिए भाई? पशुपालन करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? पशुपालन करना चाहिए। इसके बाद जैविक खाद की बात करेंगे। जैविक खाद, ठीक, जैविक खाद किस तरह यूज कर सकते हैं उसको, जैव उर्वरक के बारे में बात करें। ठीक है, जैव उर्वरक के बारे में, जैव उर्वरक के फसल का चक्रीकरण हो, फसल चक्रीकरण, ठीक है, फसल चक्रीकरण हो, हरे पत्ते का खाद हो, हरे पत्तों का खाद, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? जैविक कृषि के जो अवयव हैं उसके अंतर्गत। वर्मी कंपोस्ट, जो केचुआ वगैरह का जो होगा वो वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं? वर्मी कंपोस्ट। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? ये सारी चीज़ें आपकी पता होनी चाहिए क्या हैं? ये जैविक कृषि के क्या हैं? अवयव हैं। जैविक कृषि के अगर लाभ की बात करें कि इसके जैविक कृषि के लाभ क्या हैं, जैविक कृषि की सीमाएं क्या हैं, तो जैविक कृषि से लाभ यह है कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होंगे। ठीक। और जो खाना खाकर हम बीमार पड़ रहे हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक। और इसके अलावा जैविक कृषि पर्यावरण के अनुकूल है, तो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचेगी। और जैविक कृषि से जो कई बार ऐसा होगा, स्थानीय जो रोजगार होते हैं, जैसे कोई स्थानीय स्तर पर जैव उर्वरक पैदा कर रहा है, जैविक खाद बना रहा है, उसको बढ़ावा मिलेगा, ये भी एक लाभ है ना। तो ये सारे इससे क्या हो सकते हैं? लाभ हो सकते हैं। पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या है कि इसकी जो उत्पादकता है वो कहीं ना कहीं जो वैसी जो हम कह सकते हैं कि आपने अंग्रेजी जो दवाइयाँ लगती हैं तो उनसे कहीं ना कहीं कम है। और दूसरी जो है रासायनिक उर्वरक जो है सर्वसुलभ है, वो सब जगह मिल जाएंगे, बट ये जो है सब जगह नहीं मिल पाती, इसकी सीमा है। ठीक है। तो अभी किसानों के में जागरूकता का भी अभाव है, तो जागरूकता का अभाव भी इसकी सीमाओं के अंतर्गत आ रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको भी थोड़ा ध्यान रखना कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं और जैविक कृषि के कुछ लाभ भी हैं। ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, पॉइंट क्या हो सकता है आगे। एक होती है जलीय कृषि, जल कृषि कह सकते हैं उसको, जल कृषि। जल कृषि क्या है? एक्वाकल्चर, जलीय जीवों के पालन और उपभोग की कृषि को, जलीय जीवों के पालन और उपभोग की कृषि को, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जलीय कृषि। क्या कहते हैं इसको? जलीय कृषि कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? जलीय कृषि कहते हैं। क्लियर? जैसे तुम क्या कर दो, ये हो गया आपका शैवाल, झींगा और शंख, ठीक है, मोती, ये सब जो कृषि है ना, ये सारी की सारी कृषि जल कृषि के अंतर्गत आएंगी। इसमें कई बार कुछ एक नोट पॉइंट ऐसे भी हैं, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मेंढक को चीन में खाया जाता है तो मेंढक को पालना, मगरमच्छ जो है म्यांमार उसमें ताइवान वगैरह में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो मगरमच्छ को पाला जाता है, मगरमच्छ को पाला जाता है बेसिकली बाज़ार में बेचने के लिए। कछुआ, कछुआ, तो अब कई बार ये है कि ये पाले तो जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, क्या ये इस वाली खेती में शामिल होंगे या नहीं होंगे? तो पाले जाएंगे, मारे जाएंगे, सब कुछ होंगे, पर ये इस कृषि में शामिल नहीं होते। ये वाली बात ध्यान रखना कि पाले भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मारे भी जा रहे हैं, पर ये इस वाली कृषि में शामिल नहीं होते हैं। एक होती है एक्वापोनिक कृषि।
ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुमने सुना भी पहली बार ही होगा बहुत सारों ने, कि एक्वापोनिक कृषि जो है, एक्वापोनिक कृषि क्या होती है। एक्वापोनिक कृषि के बारे में और जान लो कि एक्वापोनिक कृषि क्या है। ठीक, एक्वापोनिक कृषि की बात करें तो इसमें नई तकनीक के अंतर्गत किसानों को पौधे उगाने के साथ साथ मछली पालन के बारे में बताया जाता है। इसमें क्या है कि पौधे भी उगाएंगे, पौधे उगाने के साथ साथ, पौधे उगाने के साथ साथ क्या किया जाएगा, मछली पालन भी किया जाएगा। इसको क्या कहेंगे, एक्वापोनिक कृषि कहते हैं इसको। ठीक है, चाइना में ज़्यादा हो रही है, भारत में तो कम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपशिष्ट जो पदार्थ होता है वो खेत में डाल देते हैं और फिर मछलियाँ उसको खाती रहती हैं, और मछलियों के वेस्टेज से वो कंपोस्ट भी मिलता रहता है पौधों को, वो अपना बढ़िया होते रहते हैं, तो उसके लिए भी है। ये इस तरह की खेती है इसमें। मतलब आप ऐसे समझ लो कि ऊपर से पानी डालते रहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ डालते रहेंगे, मछलियाँ डाल देंगे, बस ये हो गई एक्वापोनिक कृषि। ठीक, इसके बाद एक होती है समुद्री शैवाल की कृषि। ठीक है, कौन सी, समुद्री शैवाल की कृषि, समुद्री शैवाल की कृषि। समुद्री शैवाल की कृषि, तो शैवाल की कृषि की बात करेंगे तो समुद्री शैवाल क्या है, एक प्रकार की वनस्पति है। सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखना कि ये क्या है, ये एक प्रकार की वनस्पति है। बेसिकली इसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा और ऑक्सीजन का बहुत बड़ा जो है योग है, मात्रा है इसकी, तो इस वजह से जो है ये ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका जो बेसिकली प्रयोग जो करेंगे, एक तो करेंगे भोजन के रूप में, ठीक है, प्रोटीन वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है इसका। और दूसरा होता है इसका व्यवसाय कर सकते हैं, कि जैसे कैंसर जो है, इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा कठिन जो बीमारियां हैं, असाध्य बीमारियां हैं, उन बीमारियों के इलाज में भी समुद्री शैवाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि एक होता है क्लोरेला जो शैवाल है, ठीक है, जो एक क्लोरेला शैवाल से क्वेश्चन आता है कि क्लोरेला शैवाल क्या है। क्लोरेला शैवाल की अगर बात करेंगे तो क्लोरेला शैवाल जो है ये क्या है, अंतरिक्ष जो यात्री हैं, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जो हैं, इन अंतरिक्ष यात्रियों को क्या दिया जाता है, ये भोजन के रूप में दी जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों को किसके रूप में दी जाती है, अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन के रूप में दी जाती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि ये क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। ये जो है क्लोरेला शैवाल क्या है, प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, प्रोटीन का बहुत बड़ा क्या है, स्रोत है। ठीक है, बहुत बड़ा क्या है, स्रोत है। ठीक, क्लियर हो गया। भारत में समुद्री शैवाल की कृषि जो है सबसे ज़्यादा कहाँ की जा रही है, ये वाला क्वेश्चन और है। अगर भारत की बात करें तो भारत में एक तो कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ, कच्छ की खाड़ी में। एक की जा रही है अंडमान में, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान में, मन्नार की खाड़ी में और लक्षद्वीप में। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और कहाँ पर, लक्षद्वीप में। यहाँ पर जो है ये वाली खेती की जाती है। कौन सी वाली, समुद्री शैवाल की खेती। ठीक, एक होती है आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है कि जो किसान हैं वो व्यवसायी संगठनों के साथ मिलकर अपनी भूमि पर एक खेती कर लेते हैं, तो उस तरह की खेती को कह देते हैं सहकारी या कोऑपरेटिव, क्या कह देंगे, कोऑपरेटिव जो कृषि है उसको कह देंगे। इसके अलावा एक होती है कॉन्ट्रैक्टल फार्मिंग, संविदा पर, संविदा वाली जो है, जैसे मैकडोनल्ड कंपनी है भारत के कई राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में आलू की, छत्तीसगढ़ में पत्ता गोभी की आपूर्ति के लिए क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि आप हमारे लिए जो है ये सब्जियां बो, तो उसको संविदा वाली या कॉन्ट्रैक्टल फार्मिंग कह देंगे। ठीक है, जैसे तो इसको बताने की तो ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं, है ना। और एक होती है शुष्क भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि की अगर बात करेंगे तो ये ज़रा थोड़ा सा जान लेना कि शुष्क भूमि कृषि जो है ये आंध्र प्रदेश में की जाती है।
कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस वाले क्षेत्र में आपकी क्या है, शुष्क भूमि कृषि की जा रही है। शुष्क भूमि कृषि की अगर बात करेंगे तो यहाँ औसत वर्षा जो है 75 सेमी जो है यहाँ पर क्या होती है, वर्षा हो रही है। 75 सेमी वर्षा हो रही है। 75 सेमी वर्षा के बाद क्या की जा रही है, ये जो है कृषि की जा रही है। तो भारत के लगभग 22% भाग पर, ठीक है ध्यान रखना, भारत के 22% भाग पर शुष्क कृषि की जाती है। ठीक है, शुष्क कृषि की जाती है। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट, 22% भाग पर कौन सी खेती की जा रही है, शुष्क कृषि की जा रही है। ठीक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये सारे के सारे हैं, शुष्क की जा रही है। ठीक, तो ये वाली बात ध्यान रखना। और कुछ क्वेश्चन ये भी आ जाएंगे, जैसे आपका सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये वाला जो है इसके बारे में और जान लो कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। वैसे अब कल्चर वाले जो क्वेश्चन है वो अगली वाली क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि ये क्लास लंबी हो गई। और उसमें जैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, हरित क्रांति के बारे में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपका